Hello students, welcome back to MK Jain classes and again I'm here, your biology educator Poonam Dhiman. Let's start with our topic now. तो हम लोगों ने बेटा अपना फिनिश कर लिया था क्या, What is living? ये टॉपिक हम लोगों ने अपना फिनिश कर लिया था. Today we'll start with the next thing of this chapter which is cited in the NCERT and the topic is diversity. अब टॉपिक है हमारे पास डाइवर्सिटी. क्या है डाइवर्सिटी? बेसिकली वी शुड कॉल इट एज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी समझ में आ रहा है कुछ? इस वर्ड को देख के आप कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? दो पार्ट्स में इसको ब्रेकअप कर लो, क्योंकि बायोलॉजी में हर टर्म को आप मगअप नहीं कर सकते हो. टर्म्स को हमें अंडरस्टैंड करना है. कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? इस टर्म को वी विल ब्रेक अप इनटू टू, बायो प्लस डाइवर्सिटी. बायोज मीन्स एनी लिविंग थिंग. और उसमें कितनी डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी और द वेरिएबिलिटी और द टाइप्स. ओके, तो बायो एक इसमें वर्ड है बायोस. बायोस मीन्स living and another term is diversity. Diversity means the variability. तो what do you mean by biodiversity now? क्या होगी बायोडाइवर्सिटी? कि हमारी अर्थ के ऊपर कितने वेरियस टाइप के और कितने वेरियस अलग अलग स्पीशीज, number and type of species present on our planet earth constitute the biodiversity. तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको बायोडाइवर्सिटी का? क्या हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं? वैरायटी एंड variability of living forms sorry present on planet earth. दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अभी हम लोग बायोडाइवर्सिटी को और काफी स्केल्स पे इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, कितने टाइप की हैं, बहुत कुछ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी के अंदर. तो यहाँ पे बस हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में इस चैप्टर में हमें क्या याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है, कि कितने डिफरेंट डिफरेंट. अब देखो अर्थ के ऊपर आप इमेजिन करो कितने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना. एनिमल्स के अलावा कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कितनी एल्गी है, कितने टाइप के फंजाई हैं. अभी आप आगे डाइवर्सिटी पढ़ते जाओगे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट इज अबाउट किसके बारे में है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. तो सारी डाइवर्सिटी हम यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे. तो इतनी सारी डाइवर्स फॉर्म्स जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, कितनी प्रेजेंट है, वो कितने टाइप की लिविंग स्पीशीज हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. और हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर इसके रिगार्डिंग एक डाटा दिया हुआ है, और वो डाटा हमारे पास कहां से आया? फ्रॉम IUCN. और IUCN का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर conservation of nature and natural resources. Got it? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो यहां से ये आया IUCN. तो IUCN के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ के ऊपर आज के टाइम में, एट द प्रेजेंट टाइम, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. अब इसको दूसरी फॉर्म में भी थोड़ा याद रखना, 1.7 to 1.8 मिलियन का. क्योंकि 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 ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार आपको मिलियंस की टर्म की बजाय लेक्स में पूछा जाता है. तो 1.7 या 1.8 मिलियंस का मीनिंग क्या हुआ? 17 to 18 लेक्स.
स्पीशीज, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, यही मीनिंग हुआ इसका। तो इसको दो फॉर्म्स में याद रखना, मिलियंस में भी ये डाटा याद रखना और लेक्स में तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हो उसको। तो इतनी स्पीशीज प्रेजेंट है, लेकिन ये वो स्पीशीज हैं बेटा जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जिनको हमने पहचान लिया, जिनका सारा इन हैंड डाटा हमारे पास है। येट लॉट ऑफ स्पीशीज आर स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। कितनी सारी हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म पड़े हों, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कवर होनी है, और अभी भी पता नहीं कितनी, जब तक हम उनको डिस्कवर कर पाए, कितनी तो एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी, कितनी यहाँ से मतलब एलिमिनेट हो चुकी होंगी हमारे इकोसिस्टम से। तो ये डाइवर्सिटी सिर्फ वो है जिसके बारे में हमारे पास डाटा है। अभी बहुत सारा, बहुत कुछ अभी अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ है, अनआइडेंटिफाइड, अनक्लासिफाइड, जिसका डाटा अभी हमारे पास इन हैंड नहीं है। तो इन सब लिविंग स्पीशीज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? एनिमल्स भी प्रेजेंट है, प्लांट्स भी प्रेजेंट है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी भी प्रेजेंट है यहाँ पे। गॉट इट? तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी, जो इस चैप्टर के लिए रेलिवेंट है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। अब यहां से नेक्स्ट जो हमारे पास मुद्दा आता है बेटा, दैट मुद्दा इज टेक्सोनोमी एंड सिस्टेमैटिक्स। टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स, अभी ये दो चीजों के साथ हमें डील करनी है। अभी टेक्सोनोमी पे बाद में आते हैं, सबसे पहले एक बात बताते हैं। देखिए, अब इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, अब आपका दिल कर गया कि मुझे एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, या मुझे इतनी सारी डाइवर्सिटी को स्टडी करना है। विल यू बी एबल टू स्टडी दैट डाइवर्सिटी? कैसे करोगे उसको? अगर इतनी सारी चीजों को आपको स्टडी करना है, पढ़ना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वो सारा का सारा डाटा, इतनी सारी डाइवर्सिटी को अगर हमें स्टडी करना है, तो इसको तरीके से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासीफाई भी तो करना पड़ेगा ना। ये सारी की सारी चीजें अगर एक ऑर्डरली, एक सिस्टमैटिक मैनर में अगर ये सभी की सभी चीजें अरेंज्ड है, तो क्या इनको स्टडी करना हमारे लिए इजी नहीं हो जाएगा? तो टेक्सोनोमी के अंदर हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों को, जितनी भी ये डाइवर्सिटी हमारे पास प्रेजेंट है, टेक्सोनोमिस्ट क्या करते हैं, उस सारी डाइवर्सिटी को, जो हमारे पास ये जो डाटा आया है कैसे आया है, टेक्सोनोमिस्ट ने क्या किया, इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई किया, मतलब इनके कैरेक्टर स्टडी किए, इनकी आइडेंटिफिकेशन की, उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन की, फिर इनका नोमेनक्लेचर किया। ये सारा का सारा काम किया जाता है टेक्सोनोमी में। तो टेक्सोनोमी के अंदर क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले आप लिख लीजिए। अच्छा, टेक्सोनोमी स्टार्ट करने से पहले कि इसके अंदर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टर्म है, दिस टर्म वाज गिवन बाय AP डिकेंडोल, ये हम याद रखेंगे। क्या? द term was given by AP डिकेंडोल। किसने दिया है ये टर्म? AP डिकेंडोल ने। और उसके बाद ये जो फादर ऑफ टेक्सोनोमी है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है हमारे पास? कैरलस लीनियस। ये दो चीजें हम पहले टेक्सोनोमी के बारे में याद रखेंगे, और अब मैं बताऊंगी कि टेक्सोनोमी में हम लोग करते क्या है, क्या क्या होता है टेक्सोनोमी में। टेक्सोनोमी में हम लोग सबसे पहले करते हैं क्या? ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन के बाद हम ऑर्गेनिज्म की करेंगे आइडेंटिफिकेशन। कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसकी क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे? उसका नोमेनक्लेचर। तो अगर हमें इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेंगी? ये सभी चीजें करनी पड़ेंगी, और ये सभी चीजों को एक राइट सीक्वेंस में हमें याद भी रखना है, सारी प्रोसेसेस को। अब प्रॉब्लम क्या है, इतनी सारी चीजों को राइट सीक्वेंस में हम याद कैसे रखें? क्योंकि बच्चों से क्या हो जाता है, गड़बड़ कहाँ होगी, पहले कह देंगे आइडेंटिफाई करेंगे मैम पहले, उसके बाद कैरेक्टराइजेशन। नो, पहले क्या होते हैं? कैरेक्टर स्टडी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपके पास, आपको कोई एक वर्म मिल गया,
अभी वर्म आपने कभी देखा नहीं, आपको उसका पता नहीं, तो सबसे पहले आपको ये नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म लाइक मैंने कहा ना, एक कीड़ा या कोई वर्म आपको मिल गया, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उसके कैरेक्टर्स देखोगे। आपने उसके कैरेक्टर में क्या देखा कि उसके पास क्या है, जॉइंटेड पेयर ऑफ लेग्स है। तो जॉइंटेड पेयर को देखते ही लेग्स के आपको क्या समझ में आ जाएगा, दैट इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का फीचर है ना जॉइंटेड लेग्स। तो आप उसको कहाँ पे, आपने उसका कैरेक्टर पढ़ा, उसको कैरेक्टराइजेशन, उससे आपको वो आइडेंटिफाई हो गया, क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद आप उसको क्लासिफाई कर देंगे आर्थ्रोपोडा के अंदर। आर्थ्रोपोडा की कौन सी क्लास में उसको रखना है, वो आप फर्दर उसके कैरेक्टर स्टडी करते रहेंगे। फिर एंड में आप उसका क्या कर देंगे, नोमेनक्लेचर। समझ में आ गया। तो ये स्टेप है। अभी सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज क्या आ जाता है कि मैम हम इस सीक्वेंस को याद कैसे करें। इस सीक्वेंस को याद करने का क्या तरीका है, इसको हम याद करेंगे किससे, एक न्यूमोनिक है इसके लिए, एंड दैट न्यूमोनिक इज चिकन। क्या न्यूमोनिक है इसके लिए, चिकन। चिकन कैसे, CH कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो ये चीजें क्या हो गई, चिकन। अब चिकन के वो वाले स्पेलिंग नहीं, मुझे एक्चुअल स्पेलिंग मालूम है चिकन के, तो घबराना नहीं है कि मैम को स्पेलिंग नहीं आते, अपने हिसाब से बना दिया। लेकिन हमें तो लर्न करने के लिए कोई न्यूमोनिक बनाना पड़ेगा ना, तो थोड़े से हमने उसको मिस स्पेल किया और हमने अपना काम चला लिया। तो इन सारे के सारे स्टेप्स को हम किससे याद रखेंगे, चिकन से। गॉट इट। अब क्या होगा नेक्स्ट, तो टेक्सोनमी में आपको समझ में आ गया। अगर अब मैं कहूं नाउ बेटा ट्राई टू डिफाइन टेक्सोनमी, कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत इजी हो गया, क्योंकि ये बड़ा ना होच पोच रहता बच्चों को, मैम ये टेक्सोनमी वाला तो समझ ही नहीं आता, समझ आ जाए तो लर्न नहीं होता। अरे लर्न क्या करना है, समझ आ गया, इससे आप इसकी अब एक डेफिनेशन बना लीजिए। कैसे बनाओगे इसकी डेफिनेशन, टेक्सोनमी क्या होती है, इट इज दैट ब्रांच of biology which deals with the identification, sorry, again I was about to do the same mistake, deals with the, first of all, characterization, identification, classification and nomenclature and nomenclature. So what is taxonomy? That branch of biology which deals with the characterization, identification, classification and nomenclature. That is all about taxonomy. अभी टेक्सोनमी की दो ब्रांचेस भी होती हैं। ब्रांचेस क्या है टेक्सोनमी की, दो, एक है हमारे पास क्लासिकल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल टेक्सोनमी, और एक हमारे पास क्या होती है, दैट इज मॉडर्न टेक्सोनमी। अब ये क्या दो बलाएं हैं भाई, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। क्लासिकल या कन्वेंशनल टेक्सोनमी क्या होती है, यहाँ पे ये वाला तरीका, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो सब हमने किया ना, ये कैसे किया, ये जो टेक्सोनमी हमने की कैसे की, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के हमने ये सारा कर दिया। कैरेक्टराइजेशन क्या की, सिर्फ हमने मॉर्फोलॉजिकल फीचर देख लिया, उसके बेस पे उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको एक पर्टिकुलर जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर डाल दिया और उसका एक नेम दे दिया। मींस इट इज सोली, क्या लिखेंगे इसको हम, ये क्लासिकल टेक्सोनमी किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ओनली अपॉन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। हम इसमें सिर्फ क्या स्टडी कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अलोंग विद दी, है ना, हम मॉर्फोलॉजी तो स्टडी करेंगे ही, दिस मॉडर्न टेक्सोनॉमी इज बेस्ड अपॉन, किस चीज के ऊपर बेस्ड है ये बेस्ड है, यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी को भी स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी करेंगे, हम एनाटॉमी भी करेंगे, हम सेल्यूलर
स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे, हम डेवलपमेंटल हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, उसको पढ़ के उसके बेस पे हम ये सब कुछ करेंगे, डेवलपमेंटल हिस्ट्री। और डेवलपमेंटल हिस्ट्री के लिए एक और टर्म हमारे पास होती है, दैट इज नोन एज ओंटोजेनी। क्या बोलते हैं हम उसको? ओंटोजेनी। अब इन सब के मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद है हमारे पास एक लास्ट थिंग, दैट इज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस उसकी, है ना। उसकी आप कह सकते हैं इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या इकोलॉजिकल रोल, कुछ भी कह लीजिए। ये देखिए मॉडर्न टेक्सोनॉमी, यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, सिर्फ क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे ही हमने ये सब कुछ कर दिया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किए, उसी के बेस पे आइडेंटिफाई कर लिया, उसको सब कुछ कर लिया, क्लासिफाई नोमेनक्लेचर कर लिया। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या हुआ, विजन थोड़ा सा बड़ा किया। उस विजन बड़ा करने में क्या है कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही नहीं पढ़ने, हमें एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स भी पढ़ने हैं, उसके सेलुलर स्ट्रक्चर्स की भी डिटेल हमें जाननी है। उसके बाद उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्रीज का मतलब समझ गए, उसको हम ओंटोजनी भी बोलते हैं, कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हो रहा है। जैसे हम लोग स्पर्म और एग फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस बना, फीटस से फिर एक फुली ग्रोन इन्फेंट बन गया। ठीक है, गॉट इट। तो ये कैसे हमारी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, क्या क्या, अभी ये तो बहुत मोटी मोटी बताई है मैंने ऊपर से। देयर आर सेवरल स्मॉल 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 स्टेजेस। अगर आप एक एम्ब्रियो के अंदर भी देखें ना, तो बहुत सारी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के बाद पता नहीं कैसे 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 उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, है ना। तो उन सबको हम क्या बोलते हैं कि हमें उनकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री के बारे में पता है कि कोई चीज कैसे डेवलप हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री। और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ये है। तो क्लासिकल और मॉडर्न टेक्सोनॉमी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि क्लासिकल जो है पुराने टाइप का था, प्रिमिटिव टाइप की टेक्सोनॉमी थी। मॉडर्निटी में हमने थोड़ा सा विजन ब्रॉड करके ज्यादा फीचर्स को इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन मैं कहूंगी ये सिर्फ कहने के लिए मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, ये अभी भी एक्चुअल में मॉडर्न टेक्सोनॉमी नहीं है। क्योंकि अगर ये मॉडर्न होती तो इन्होंने एक फीचर छोड़ दिया। क्या इस मॉडर्न टेक्सोनॉमी को देख के आप कहीं से भी एवोल्यूशन के बारे में अंदाजा लगा पा रहे हो? क्या कोई भी आइडिया आपको यहाँ से एवोल्यूशन का लग रहा है? मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, एनाटॉमी पढ़ ली, ये सब फीचर पढ़ोगे ना, सिर्फ क्या पता चलेंगे आपको, सारे कैरेक्टर ही तो पता चल रहे हैं। कैरेक्टर से आपकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी और आपके लिए इजी हो जाएगी, उसको क्लासिफाई करना इजी हो जाएगा। लेकिन क्या कहीं से भी आपको एवोल्यूशन का क्लू मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। तो यहां से इसका एक नेगेटिव क्या था कि नो इंफॉर्मेशन अबाउट एवोल्यूशन, हमें एवोल्यूशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहां से नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए बेस्ट सिस्टम क्या है, क्या और पता हमें होना चाहिए था यहाँ पे, आपस में जो रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि देयर आर लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, हम भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्विच करेंगे इस चैप्टर के बाद। तो विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन सिस्टम है, क्योंकि उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमें एवोल्यूशन के बारे में पता चल रहा है कि किससे कौन इवॉल्व हुआ है, कौन किसका एंसेस्टर था, कौन किसका प्रीडिसेसर था। मीन्स जैसे हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कौन आए, मोनेरन्स, प्रोकैरियोट्स हैं, इनसे क्या डेवलप हुए, यूकैरियोट्स। कौन आए, प्रोटिस्टेंट्स, प्रोटिस्टेंट से कौन इवॉल्व हुए, फंजाई। फंजाई को थोड़ा सा इसका रोल डाइसी है, ये हम क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। देन हमारे पास प्लांटी ओरिजिनेट हुए, देन हमारे पास एनिमेलिया। तो जब हम ये क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, ये 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है थोड़ा, तो किस तरह से एवोल्यूशन हुई है, ये सारे के सारे क्या है, दीज ऑल आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ये कैसे हैं, दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। और ये क्या है, दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। तो देखो एवोल्यूशन पता चल रही है ना,
कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स से यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बने, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में फर्दर क्या हुई, एवोल्यूशन हुई, उनमें चेंजेस हुए, उनमें कुछ अडेप्टेशंस मॉडिफिकेशन हुई, उससे वो क्या बन गए, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, है ना। ऐसे ही हम हर एक किंगडम के अंदर भी देखेंगे, जैसे प्लेंटी में एवोल्यूशन कैसे हुई, सबसे पहले कौन आए, लोअर एल्गी, एल्गी से कौन डेवलप हुए, ब्रायो, ब्रायो से कौन डेवलप हुए, टेरिडो, टेरिडो से कौन डेवलप हुए, जिम्नो, और जिम्नो से किसकी आगे फर्दर एवोल्यूशन हुई, एनजियो। तो सबसे हाईली इवोल्व कौन है हमारे पास, एंजियोस्पर्म्स। तो ये जो सारा, अगर हमें एवोल्यूशन का भी जिस चीज से पता चल रहा है, वो टेक्सोनमी होती है, बेस्ट टेक्सोनमी, आइडियल टेक्सोनमी। तो यहाँ पे क्या, इस मॉडर्न टेक्सोनमी का क्या एक नेगेटिव पॉइंट था, कि हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के या कैसे एवोल्यूशन हुई उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। तो टेक्सोनमी के बारे में बेटा इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि टेक्सोनमी टर्म किसने दी थी, फादर ऑफ टेक्सोनमी कौन है, टेक्सोनमी में जो स्टेप्स होते हैं उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस, क्योंकि नीट के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, सीक्वेंस के ऊपर ही आ जाता है कि जब हम टेक्सोनमी करते हैं तो हम पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन, या इनको और किसी सीक्वेंस में इधर उधर करके गड़बड़ करके दे देंगे। तो यू शुड नो अबाउट द एक्चुअल सीक्वेंस कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टेक्सोनमी। नाउ मूव ऑन टू द सिस्टेमैटिक्स। क्या होती है सिस्टेमैटिक्स? सिस्टेमैटिक्स क्या होगी बेटा सिस्टेमैटिक्स? पहले तो इस वर्ड को तोड़ लीजिए। वर्ड क्या है, ये कहां से आया, ये वर्ड आपको क्या लग रहा है, क्या है इसका? ये वर्ड आया है सिस्टेमा से। सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, एक रेगुलर या सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टेमा का मतलब क्या है, एक सिस्टम या जिसको हम कह सकते हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो रेगुलर अरेंजमेंट या सिस्टेमा क्या होगा, सिस्टेमैटिक्स की डेफिनेशन अब आप यहां से लिख सकते हो। सिस्टेमैटिक्स का मतलब क्या होता है, सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स। इसका लिटरल मीनिंग क्या है सिस्टेमैटिक्स का? दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। एक तो बड़ा लेमैन सा, इसको हम लिख लेते हैं, क्या है, हियर वी डील्स with the systematic arrangement of ऑर्गेनिज्म। अब ये सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट कैसे हो, किस तरह से हो, इसमें भी हम क्या करें सिस्टेमेटिकली हम एक तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, उनका अरेंजमेंट बना रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो वही काम क्या करना पड़ेगा, टेक्सोनमी तो हमें करनी ही पड़ेगी। सिस्टमैटिकली अगर हमें लगाना है तो टेक्सोनमी तो करनी पड़ेगी। टेक्सोनमी का मतलब समझ गए, कैरेक्टर स्टडी करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, फिर उनका नोमेनक्लेचर करेंगे। वो 4 स्टेप तो आ गए, इसी के अंदर आ गए। साथ में हमें क्या पढ़नी है, इनकी फाइलोजेनी। साथ में क्या स्टडी करेंगे, फाइलोजेनी। जब टेक्सोनमी के साथ फाइलोजेनी आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमैटिक्स। क्या होता है जब टेक्सोनमी के साथ फाइलोजेनी स्टडी की जाती है तो वो क्या बन जाती है, सिस्टेमैटिक्स। अब आप कहोगे मैडम व्हाट इज फाइलोजेनी? फाइलोजेनी क्या होती है, जो हमें किसके बारे में बता रहा है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में। जो हम पीछे लैकिंग थे ना मॉडर्न टेक्सोनमी में, हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में बता ही नहीं पा रहे थे। जब हम एवोल्यूशन की भी बात करेंगे कि किसके बाद कौन आया, कौन किससे इवॉल्व हुआ है, समझ रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे हमें पता है सिंपली, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सबसे पहले कौन आए हमारे पास, फिशेस, है ना, अरे फिशेस। फिशेस के बाद क्या आए हमारे पास, एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद हमारे पास कौन आए, एम्फीबिया से जो है इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स, रेप्टीलिया। रेप्टाइल्स से कौन इवॉल्व हुए, एव्स, या जिनको हम बोलते हैं बर्ड्स। और उसके बाद क्या आए, मैमल्स।
ऐसे ही प्लांट्स में क्या कहेंगे आप, एल्गी। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए सबसे प्रिमिटिव एल्गी थे। एल्गी में एवोल्यूशन हुई तो क्या बने, ब्रायो। ब्रायो में एवोल्यूशन हुई, थोड़े उनसे और एडवांस प्लांट बने टेरिडो। टेरिडो से और फर्दर एडवांस एवोल्यूशन हुई, और एडवांस हुए जिम्नो, और जिम्नो में और एडवांस हुए तो सबसे हाईली इवोल्व एंड एडवांस क्या बन गए, एनजीओ। तो हमें क्या पता चल रहा है, इस टाइप की टेक्सोनॉमी, इस टाइप की क्लासिफिकेशन से हमें क्या पता चल रही है, एवोल्यूशन का भी तो नॉलेज मिल रहा है ना सॉरी, कि कौन किसके बाद आया, कौन किससे पहले प्रेजेंट था, मींस कौन किससे इवॉल्व हुआ, ये सारा हमें पता चल रहा है ना इन चीजों को देख के। अगर मैं आपको ये एक फ्लो चार्ट आपके सामने पढ़ा और मैं पूछूं कि ब्रायो पहले आई या टेरिडो, या ब्रायो पहले इवॉल्व हुए या टेरिडो पहले इवॉल्व हुए, तो आप इसको देख के बता सकते हो। बड़ा इजी है ना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करना इन एग्जांपल से। तो जहां पे एवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी तो हम कर ही रहे हैं, उस टेक्सोनॉमी के साथ साथ हम एवोल्यूशन का भी हमें नॉलेज मिल रहा है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी, पर रिलेशनशिप समझ रहे हो ना क्या, कौन किसके बाद आया, कौन किससे इवॉल्व हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। एंड दिस टर्म सिस्टमैटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, किन्होंने दी थी, कैरलस लीनियस। तो टर्म भी उन्होंने ही दी थी, और फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स भी कौन है, कैरलस लीनियस। तो ये सारा काम सिस्टमैटिक्स में किन्होंने किया, कैरलस लीनियस ने। यहाँ पे जो टर्म दी थी, दैट टर्म वाज गिवन बाय एपी डी कैंडोल, याद रखना, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो कभी अब इनमें कंफ्यूज तो नहीं होगे कि टेक्सोनॉमी क्या होती है और सिस्टमैटिक्स क्या होती है। टेक्सोनॉमी में ये 4 स्टेप है, इनके साथ जब हम एवोल्यूशन की भी बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, सिस्टमैटिक्स। तो एक बड़ा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने का, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, अब आपको इनकी डेफिनेशन आए तो आप लिख सकते हो, कैरेक्टराइजेशन का मीनिंग समझते हो, टू स्टडी दी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन समझते हो, क्लासिफिकेशन क्या करोगे, क्लासिफिकेशन को कैसे डिफाइन करोगे, क्लासिफिकेशन क्या होती है, इट इज दी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, या यू कैन से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो कैरेक्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, समझ गए ना, लिख दोगे इन सब चीजों को, इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। एंड नोमेनक्लेचर, अब हम कहां पे चल रहे हैं, नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू दी नोमेनक्लेचर। क्या है नोमेनक्लेचर, इसकी बड़ी स्पेशल बात है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्पेशल इस चैप्टर का हमें हिस्सा पढ़ना है, व्हाट इज नोमेनक्लेचर। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, नोमेनक्लेचर क्या है, टू असाइन साइंटिफिक नेम्स टू दी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो आपने नया अभी ढूंढा है, कोई ऐसा था जो अननोन था, है ना, उसको हमने कैरेक्टर स्टडी किए, आइडेंटिफाई किया, उसको फिर क्लासिफाई किया। अब क्लासिफाई कर दिया, अब सपोज करो कुछ, एक हमें अगेन एक हमें एनिमल मिला, उसमें हमने देखी जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, चलो जी जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले कहाँ जाएंगे, आर्थ्रोपोडा में। उसका काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी है, कहाँ पे चला जाएगा, आर्थ्रोपोडा की इंसेक्टा क्लास के अंदर। बाकी भी उसके इंसेक्ट जैसे फीचर है, तो मतलब कैरेक्टर स्टडी कर लिए, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको क्लासिफाई भी कर दिया कि भैया आर्थ्रोपोडा की इंसेक्टा क्लास के अंदर इसको रख देते हैं। फिर उसका क्या रखना है, हमें उसका नोमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है। अब नामकरण क्या है, वो कॉकरोच जैसा दिख रहा है, तो सपोज करो हमने उसका नेम रख दिया पेरीप्लैनेटा। विक्रम नाम के सपोज शख्स ने उसको सबसे पहले देखा, उसको कैरेक्टराइज किया, आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया, तो हम किसको कैरेक्टर, उसने उसका नेम रख दिया पेरीप्लैनेटा विक्रमा। ये लो, जीनस वही रहा, क्योंकि वो कॉकरोच जैसा है तो कॉकरोच के जीनस में हमने डाल दिया, क्योंकि उसकी सिमिलैरिटीज सिमिलैरिटीज कहाँ थी ज्यादा, कॉकरोचेस के साथ, तो पेरीप्लैनेटा जीनस में डल गया, और जीनस के बाद उसको स्पीशीज को आपने अपने हिसाब से एक नेम दे दिया। तो ये जो नामकरण करने की पद्धति है, ये जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर, है ना। ये ऐसे ही मैंने हाइपोथेटिकली लिखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो टू असाइन नेम टू एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नोमेनक्लेचर। अभी नोमेनक्लेचर को मैम इतना स्पेशल क्यों पढ़ा रहे हैं आप, क्या है इसमें ऐसा, नोमेनक्लेचर स्पेशल इसीलिए है। अब आप एक चीज देखिए, हम
कोई भी अगर हमारे आसपास चीजें हैं, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, हम उसको अपनी लोकल भाषा में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अनियन की बात करें, ठीक है, तो प्याज, कहीं पे उसको बोला जाता है कांधा, कहीं पे उसको बोला जाता है गठा, मे बी और कहीं पे साउथ साइड इस साइड जाए उनके और अलग अलग डिफरेंट नेम हो। तो अगर हम कोई भी एक चीज है, उसको हम हर एक अलग रीजन के अंदर वहां की रीजनल लैंग्वेज में उसका एक नेम होता है। इन नेम्स को हम क्या बोलते हैं? दीज नेम्स आर नोन एज कॉमन नेम्स, या इन कॉमन नेम्स को ही हम क्या बोलते हैं? वर्नैकुलर नेम्स। ये एक साइंटिफिक टर्म है वर्नैकुलर की, कॉमन नेम्स के लिए। तो कॉमन नेम्स क्या होते हैं? इनको वर्नैकुलर नेम्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं ये? मतलब कि आप एक तरह से कह सकते हो पॉपुलर नेम्स, है ना। जैसे हमारा दिल किया, हम प्याज को प्याज बोलते हैं, कोई कांधा बोलता है, कोई गट्ठा बोलता है, ऐसे ही कोई लौकी बोलता है, कोई घिया बोलता है, या कोई इसको क्या बोलते हैं, आल बोलता है। तो कुछ भी अलग अलग नेम्स अलग अलग रीजन में, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नेम रख दिए। लेकिन अगर आप कहीं किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, या आप किसी और कंट्री में विजिट कर रहे हो, आप कहोगे ले आ भाई गट्ठा, या ले आ भैया कांधा, वहां कोई जानता ही नहीं। इंग्लिश में भी, अब इंग्लिश भी आप उन्हीं कंट्रीज में जाके बोल सकते हो जहाँ पे इंग्लिश है। अगर आप चाइना में जा रहे हो, अगर आप जापान में जा रहे हो, और कोई है जो नहीं इंग्लिश जानती हैं वो कंट्रीज में, तो आप अगर इंग्लिश में भी बोलोगे, दे डिडंट गेट कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो क्या हो गई, हमारे लिए एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई। जैसे अब हम मैंगो है, मैंगो हमें पता है, हम चाइना में जाके मैंगो बोलेंगे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। आप चाइनीज थोड़ी सीखोगे वहां जाने के लिए। तो इसलिए हर चीज को, कि वो नेम, अब ये वाले नेम तो हमने क्या रखे? अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रख दिए। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम या वर्नैकुलर नेम। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या क्रिएट कर रहे हैं? लॉट ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या होती है? कंफ्यूजन। तो इतनी एम्बिग्यूटी है कि कहीं जा रहे हैं, कुछ बोल रहा है, आप जाके साउथ में बोलोगे कांधा, साउथ मेरे शायद समझ जाए। अगर मैं बोलूँ प्याज ले आओ, या गठा, गठा पंजाबी है, तो अगर उसको बोलेंगे प्याज को, साउथ में जाके बोलेंगे गठा ले आओ, तो वो आपको ऐसे देखेंगे, हमें तो पता ही नहीं गठा क्या होता है। तो इस चीज से क्या हो रहा है? एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो रही है। तो देयर शुड बी सम यूनिफॉर्मिटी, कि हम एक चीज का नाम ले और वो नाम लेते ही हर कोई समझ जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए एक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यहाँ पे लाना पड़ा। और वो सिस्टम क्या है? एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या करते हैं हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में? वी असाइन साइंटिफिक नेम्स। क्या करेंगे हम यहाँ पे? साइंटिफिक नेम्स असाइन करेंगे इंस्टेड ऑफ वर्नैक्युलर नेम। लाइक मैंगो, हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी इसी का एग्जांपल है। मैंगो का जो एक साइंटिफिक नेम है, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। तो ये एक ऐसा यूनिवर्सल नेम हो गया। आप कहीं भी जाइए, यूरोप जाइए, आप कहीं जा रहे हो, रशिया जा रहे हो, आप लंदन जा रहे हो, आप जापान जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या रहने वाला है? मैंजीफेरा इंडिका, है ना। साइंस वाले लोगों के लिए, जो साइंस पढ़ रहे हैं जानते, कॉमन लोगों को नहीं है। ये नॉन साइंस जो पीपल है, नॉन सेंस नहीं बोल रही हूँ मैं, नॉन साइंस, जिन्होंने साइंसेज नहीं पढ़ी है वो नहीं जानते। लेकिन साइंस की, अगर आप किसी एक इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट मैंजीफेरा इंडिका, तो सबको इमेजिन कर सकता है कि किसके बारे में बात चल रही है। मैंगो, वो अपनी रीजनल या अपनी कंट्री की लैंग्वेज में उसको जो मर्जी नाम दे रहे हो। तो ये एक एम्बिग्विटी खत्म करने का तरीका है। तो ये साइंटिफिक नेम असाइन करने को हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? दिस नोमेनक्लेचर वॉज, आप कह सकते हो, इट वॉज डेवलप्ड बाय लीनियस। इट वॉज डेवलप्ड बाय कैरोलस लीनियस। किसमें? इन हिज बुक फिलोसोफिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोटैनिका।
इस बुक के अंदर उन्होंने लिखा, और ये बुक कब लिखी थी उन्होंने? 1951 में। तो फिलोसफिया बोटेनिका बुक के अंदर उन्होंने सारे के सारे क्या लिखे हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट द नोमेनक्लेचर, बट ही वाज नॉट द फर्स्ट वन। एक्चुअल में ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था, इट वाज प्रपोज्ड बाय, इट वाज दिस बायनोमियल की एक साइंटिफिक, एक यूनिवर्सल नेम हर चीज का होना चाहिए टू अवॉइड एम्बिग्विटी, दैट वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था सबसे पहले? दैट वाज, the name of that fellow was Caspar Bohin in his book Pinax, in his publication जिसका नेम क्या था? Pinax। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। तो कैस्पर बोहीन ने प्रपोजल दिया कि ऐसा होना चाहिए, इससे ये एम्बिग्विटी जो है हमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो उसके लिए वो कुछ खास कुछ इसमें योगदान दे नहीं पाया, उससे सिस्टमेटिकली ये सारा काम हुआ नहीं। तो ये सारा सिस्टम डेवलप किसने किया? कैरलस लीनियस ने। इसीलिए उनको हम और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अगर कभी भी आ जाए तो कैरलस लीनियस कौन है? ही इज द फादर ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है, बुक में तो लिखा फिलोसफिया बोटेनिका, पर उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कुछ अलग अलग रूल्स बनाए। प्लांट्स के लिए जो रूल बनाए उन्होंने लिखा उसको इन द बुक स्पीशीज प्लांटेरम, और दूसरी बुक जो उनकी थी दैट वाज सिस्टेमा नेचुरी। ये जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, दैट इज 1935 में उन्होंने लिखी, और स्पीसीज प्लांटेरम उन्होंने लिखी 1953 में। तो स्पीशीज प्लांटेरम बाद में आई, सिस्टेमा नेचुरी, फिर इसका एक 10th एडिशन भी आया। इस बुक का क्या है? एक 10th एडिशन भी आया, और वो 10th एडिशन कब आया? इन द ईयर 1958, जो रिवाइज्ड बुक थी, जिसकी हम सारी की सारी क्या पढ़ते हैं? रूल रेगुलेशंस वहां पे पढ़ते हैं। तो स्पीशीज प्लांटेरम के अंदर क्या थे? प्लांट्स के रूल रेगुलेशंस थे नेम लिखने के, और सिस्टेमा नेचुरी के अंदर क्या थे? एनिमल्स का नोमेनक्लेचर हमने कैसे करना है उससे रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने लिखे थे। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, क्या रूल्स हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए, हम अब उस पे चलते हैं। रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहला रूल क्या है? हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक नाम होगा, और वो नेम किस में होगा? इन लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म विल बी असाइन्ड ओनली वन नेम, और वो नेम कैसा होगा? दैट नेम विल बी लैटिनाइज्ड। क्यों होगा लैटिनाइज का मतलब? समझते हो? लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए वो नेम। क्यों होना चाहिए लैटिन लैंग्वेज के अंदर? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब समझ रहे हो? इसमें अभी किसी भी तरह की कोई मॉडिफिकेशन चेंजेस के कोई भी स्कोप नहीं है लैटिन लैंग्वेज में, क्योंकि ये बोली ही नहीं जाती है। जैसे इंग्लिश में तो हर बार चेंजेस हो रहे हैं ना। लाइक अगर हम बात करें, हम बोलते थे छोटे होते माउंटेन, अब उसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? माउंटेन। एक आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ते हो बैरोमीटर, इट इज नॉट बैरोमीटर, इट इज बैरोमीटर, है ना। थर्मोमीटर, इट इज थर्मोमीटर। तो ये ट्रेंड जो है इंग्लिश में चेंज हो रहा है। तो इस तरह के चेंजेस का कोई भी स्कोप लैटिन लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि ये बोली ही नहीं जाती लैंग्वेज। तो इट इज अ डेड लैंग्वेज, तो सबसे कन्वीनियंट है इसको सिलेक्ट करना। दूसरी चीज, एक नेम होना चाहिए, वो भी लैटिन में होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? ईच नेम शुड बी कंपेराइज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। तो ईच नेम, जो भी ये एक नेम होगा, इट विल बी कंपेराइज्ड ऑफ 2 पार्ट। और वो 2 पार्ट क्या होंगे? उसमें एक होगा जीनस का नेम, एक होगा स्पीशीज का नेम। और यू कैन राइट, इस जीनस को हम और क्या बोल सकते हैं? दिस जीनस इज ऑल्सो नोन एज द जेनेरिक एपिथेट, या जेनेरिक नेम भी लिख सकते हैं, जिसको एपिथेट वर्ड नहीं अच्छा लग रहा, या यू कैन से स्पेसिफिक एपिथेट। इन दो चीजों का बना हो।
लेकिन कैसे होंगे, कौन सी लैंग्वेज में होंगे ये नाम? ऑलवेज इन दी लैटिन। थर्ड रूल क्या है? फर्स्ट नेम ऑफ द जीनस शुड बी इन कैपिटल एंड फर्स्ट नेम ऑफ द स्पीशीज शुड बी इन स्मॉल लेटर्स। तो फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक एपिथेट क्या होगा? कैपिटल। और जो फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो क्या होगा? स्मॉल। कैसा होगा? स्पेसिफिक एपिथेट विल बी स्मॉल। इसी में मैं एक चीज और ऐड कर रही हूं, जेनेरिक नेम रिटन फर्स्ट। जो जेनेरिक नेम है या जो जेनेरिक एपिथेट है रिटन फर्स्ट, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसिफिक एपिथेट इट इज रिटन सेकंड। इसको बाद में लिखेंगे। तो जैसे अब मैं एग्जांपल एक लिख देती हूं, अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी दैट इज मैंजीफेरा। तो मैंजीफेरा क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीनस या जेनेरिक एपिथेट। और इसके बाद में क्या लिखूंगी? जो सेकंड पार्ट लिखूंगी, इंडिका, इट इज द स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट। तो जीनस का फर्स्ट नेम या फर्स्ट लेटर कौन सा हुआ? कैपिटल, मैंने कैपिटल से लिखा है। और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर लिखा है दैट शुड बी स्मॉल। नेक्स्ट रूल, देयर शुड बी एन एप्रोप्रिएट गैप। देयर should be an appropriate gap between two names, between two parts of the name। देखो क्या मैंने गैप लिया है, मैंने कॉन्टिन्यूएशन में तो नहीं लिखे ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? देयर इज एन एप्रोप्रिएट गैप, और ये मेंटेन करना है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जब भी हम साइंटिफिक नेम्स को हाथ से लिखेंगे हैंड राइटिंग के टाइम पे, दीज शुड बी अंडरलाइंड। क्या मैंने किए हैं। और जब भी हम इनको टाइप राइटिंग कराएंगे या प्रिंटिंग कराएंगे, देन दीज नेम्स, दीज पार्ट शुड बी इटैलिसाइज्ड। तो जब हैंड राइट कर रहे हैं हम, ड्यूरिंग हैंड राइटिंग क्या करना है हमें? वी नीड टू अंडरलाइन दी टू पार्ट्स। पर कैसे? सेपरेटली, एक ही लाइन नहीं खींचनी है दोनों के नीचे। देखो मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया है दोनों को। एंड वाइल प्रिंटिंग, या यू कैन से टाइप राइटिंग, टाइप राइटिंग के टाइम पे क्या करेंगे? नेम विल बी इटैलिसाइज्ड। क्या होना चाहिए? इटैलिक्स में लिख दो इसको। सारा जो फॉन्ट है इस नेम का, जब साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो फॉन्ट कैसे होगा? इन इटैलिक्स। अब एक चीज और, सम टाइम यहाँ पे एक और पार्ट होता है, जैसे हमने लिखा मैंजीफेरा इंडिका और मैं इसके पीछे लिख दूं लिन। अगर ऑथर का नाम लिखना है तो ऑथर के नाम की हम क्या यूज करेंगे? एब्रीविएशन। ऑथर के नेम के नीचे कभी भी क्या नहीं होगी? अंडरलाइन। और ऑथर का नेम कभी भी इटैलिक्स में नहीं होगा, नॉर्मल रोमन इंग्लिश के अंदर होगा। ठीक है, तो अगर हम ऑथर का नेम लिख रहे हैं, ऑथर नेम, तो उसको कैसे लिखेंगे? उस नेम की हम क्या यूज करेंगे? एब्रीविएशन। फुल नेम नहीं लिखना है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका किसने दिया था? दिस नेम वॉज गिवन बाय लीनियस, तो हम उसको ऑनर देने के लिए क्या लिख रहे हैं पीछे? लिन। उसका सिर्फ हम क्या ले रहे हैं? एब्रीविएशन छोटा सा, लीनियस पूरा नहीं लिखेंगे। तो उसका एब्रीविएशन यूज करना है। दूसरा, रोमन इंग्लिश के अंदर होगा ये नेम, एंड नीड नॉट टू बी इन इटैलिक्स, है ना? नोट टू बी अंडरलाइन, नोट टू बी अंडरलाइंड और इटैलिसाइज्ड। कोई जरूरत नहीं है इसको इटैलिक्स में लिखने की या इसको अंडरलाइन करने की। तो ऑथर के नेम को हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अगर समटाइम्स अगर हमें लिखना है किसी के पीछे अगर, तो उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे। ये कुछ मेजर रूल थे वाइल राइटिंग दी साइंटिफिक नेम्स।
अब कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ कुछ, जैसे अब आपको एक एक चीज और यहाँ पे नेम से पता होनी चाहिए, दैट आर टोटोनिम्स। टोटोनिम्स क्या होते हैं? टोटोनिम्स क्या होते हैं? अगर स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम सेम हो, जैसे स्नेक का, एक टाइप का स्नेक की वैरायटी है, उसका नेम क्या है? नाजा। नाजा। तो भैया जीनस भी सेम, स्पीशीज भी सेम। और बताएं, रेटस। 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 रेटस किसका नेम है? रैट का। जीनस भी सेम, स्पीशीज भी सेम। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज गोरिल्ला। 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 इन नेम्स को हम देखो, रूल वही फॉलो किया है, कैपिटल से स्टार्ट किया है, स्मॉल से किया है, गैप है, सेपरेटली अंडरलाइन है। सिर्फ क्या स्पेशलिटी है कि यहाँ पे जो नेम थे, जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम सेम थे, तो जहाँ पे पहले वाला और सेकंड पार्ट दोनों सेम हो नेम में, उनको हम क्या बोलते हैं? टोटोनिम्स। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में आपको पता होना चाहिए। वैसे एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है, उसमें हम क्या लिखते हैं? सब स्पीशीज या वैरायटी। ये क्या हो गई हमारे पास? जीनस, स्पीशीज। यहाँ पे हम वैरायटी या सब स्पीशीज की बात करते हैं, बट इट इज नॉट इन आवर कोर्स, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।